देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने धांधली के इशू को बहुत बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन पहले ये आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको किस अंदाज में उठाया। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को बुलवाया गया जो कि या तो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं, या उन लोगों को बुलवाया गया जिनको धांधली के साथ इलेक्शन हरवाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पे जमा हुई, और इतने बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग नहीं बैठते जितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तहरीक इंसाफ ने पूरे आदाद व शुमार सामने रख दिए। उन्होंने बताया कि हमें फार्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज नहीं दिए गए, फार्म 47 के साथ धांधली की गई है और वहाँ पर टेम्परिंग की गई है, गलत रिकॉर्ड मुरतब करके गलत नतीजे फ़राहम किए गए हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है। और तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, यानी सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से वो वहाँ पे पहुँचे और वो अपना रिकॉर्ड लेकर पहुँचे। उन सब के पास उनके फार्म 45 भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आलमी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा है। तो आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए और धांधली करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन साबित हुआ, बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठेगी। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एक साथ धांधली का दावा नहीं करते, और ये वो पार्टी है जिनका लीडर उनको मैसर नहीं है, यानी लीडरलेस पार्टी है। लीडर जो है वो जेल में है और कारकुन अपने तौर पे या पार्टी के लोग अपने तौर पे इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकट्ठ था, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, और उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सही तरीके से दुनिया के सामने रखा है। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे पास जो टोटल नशिस्तें थीं वो 179 हैं, यानी 179 हमारी टोटल सीटें होनी चाहिए फार्म 45 के मुताबिक। 179 का आपको मतलब पता है? इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उनके पास अक्सरियत है कौमी असम्बली में। तो 179 सीटें वो कह रहे हैं जी हम जीते हैं, और हमारी जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद वो बता रहे हैं 85 है। 85 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं। अच्छा, 85 नशिस्तें टोटल PMLN ने ना पिछले इलेक्शन में जीती थी, ना PMLN ने इस इलेक्शन में 85 नशिस्तें जीती हैं। यानी नवाज शरीफ पूरा जोर लगा के जितना जीत पाता है ना, उससे ज़्यादा इमरान खान से छीन कर, फिर भी इमरान खान अभी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियलिटी, और अभी तक धांधली करने के बावजूद तब्दीली नहीं आ सकी। यानी अभी तक धांधली करने के बावजूद PMLN नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकी। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक और बड़ी अहम खबर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। और ये खबर है जी इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खबर ये बताती है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में इस मुकदमे को सुनेगा। अली ख़ान नामी शहरी है जिसने ये दरख्वास्त दायर की। उसने कहा जी 8 फरवरी का इंतखाब जो है उसे कलअदम करार दें, फ़ारिग कर दें उस इंतखाब को। वजह यह है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, और इस वक्त तक जो रिज़ल्ट हैं वो इस खबर के अंदर लिखे हैं। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि 8 फरवरी का इंतखाब क्या चलता रहेगा या फ़ारिग हो जाएगा, मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे भागते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, निज़ाम के साथ टक्कर मारते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि उनको इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कभी भी मायूस नहीं होता, और अदलिया से तो बिल्कुल मायूस नहीं होता। देर ब देर आपको इंसाफ मिल जाता है। अभी मिलना ज़रा मुश्किल है, आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये 85 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, 85 सीट्स, इनमें से अगर कुछ ना भी करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 से 45 सीटें मिल जानी चाहिए, और अगर वो भी उनको मिल जाती हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी आगे निकल जाएंगे। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक में होगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये फैसले कब होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बना रहे हैं
इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें फजलुर रहमान साहब ने एक तरदीद भी की है, यानी उन्होंने कल कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने के ऊपर हम सारी जमातें मिलकर तहरीक-ए-एतमाद लाए थे और हमने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी। उनका कहना था कि ये फ़ैसला बंद कमरों में हो चुका था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाएगी। हमारी सियासी जमातों ने सिर्फ इस किए हुए फ़ैसले के ऊपर, उस दौर की इस्टेब्लिशमेंट ने जो फ़ैसला किया था उसके ऊपर हमने सिर्फ मोहर लगाई थी, उसकी हमायत करके। एक्चुअली ये सब हो चुका था। फजलुर रहमान साहब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। उन्हें शिकवा शायद इस बात का है कि उनको वो सहूलतकारी नहीं दी गई जो नवाज शरीफ साहब को दी गई है। उन्हें शायद शिकवा इस बात का है कि वो जहन बना चुके थे कि शायद वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। बहुत बड़ा एहतजाज भी किया है मुख्तलिफ जमातों ने, और ये एहतजाज हुआ है हाईवे के ऊपर M9 पे। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मुजाहिरीन मौजूद थे धांधली के ख़िलाफ़। तो धांधली के ख़िलाफ़ आज 2 बड़े इवेंट हुए हैं। एक इवेंट जो धांधली के ख़िलाफ़ हुआ है वो M9 के ऊपर हुआ है मोटरवे पे, और वहाँ पे जुमे की नमाज के जो मनाजिर हैं वो ऐसा लगता है बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, तो लोग लाजमन जब उनके साथ धांधली होगी तो लोग सड़क पे आएंगे ना। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने अनाउंस भी कर रखा है कल के दिन के लिए कि वो एक बड़ा एहतजाज करेंगे मुल्क भर में धांधली के ख़िलाफ़। तो आज उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रखा है, ना सिर्फ कौम के सामने बल्कि दुनिया के सामने रखा है आलमी मीडिया के ज़रिए से। अब आ रहे हैं पीपल्स पार्टी ने क्या मांगा। पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि चेयरमैन सेनेट उनका अपना बन जाए, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर कौमी असम्बली की नशिस्त रखते हैं तो फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली बन सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये कहा गया है कि आप चेयरमैन सेनेट की तैयारी करें। वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ेंगे। वैसे भी वो सीट धांधली ज़दा सीट करार दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वहाँ दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। और जो स्पीकर कौमी असम्बली वाला मामला है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है उनको मिले, और इस पर वो खुर्शीद शाह साहब को शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं। अब देखते ये हैं कि PMLN अयाज सादिक साहब की कुर्बानी देती है या नहीं देती, क्योंकि अयाज सादिक साहब को खुश रखने के लिए उन्होंने शेख रोहेल असगर साहब की कुर्बानी तो दे दी है PMLN ने। अब फजलुर रहमान साहब ने पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो मैंने आपको बताया, वो ये था कि जनरल बाजवा जनरल फैज़ साहब के कहने पे उन्होंने ये किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला। उन्होंने कहा जी मैंने जनरल फैज़ का नाम गलती से ले लिया था, एक्चुअली वो उनके बाद आने वाले जो थे वो उनका नाम मुझे लेना था। तो उनके बाद आने वाले आप सब जानते हैं कि मौजूदा जो DGISI हैं उनके ऊपर फजलुर रहमान साहब का ये एलिगेशन है, और उनका ये कहना है कि ये सारा कुछ जो हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद का मामला, इस मामले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है कि उनको निकाला गया और ये फ़ैसले बंद कमरों में हुए, तो फजलुर रहमान साहब ने उस मौक़िफ़ के ऊपर स्टैंप कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान खान, और वो इसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि अगर उस वक्त मैं बात ना मानता उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, तो होता ये कि ये कहा जाता कि फजलुर रहमान इमरान खान को बचा रहा है। तो अभी फजलुर रहमान साहब के साथ खुद क्योंकि हालात बहुत पतले हो गए हैं, सिंध में उनके खिलाफ धांधली हुई है बहुत बड़ी, उनको ये लगता है, और खैबर पख्तूनख्वा में उनको जितवाया भी नहीं गया, तो उनकी शिकायत का अंबार बहुत बड़ा है। उनका बेटा जो है वो अभी भी चंद पोलिंग स्टेशंस के नतीजे का इंतज़ार कर रहा है कि शायद वो सीट मिल जाए। देखते हैं फजलुर रहमान साहब को सीट मिलती है या नहीं मिलती। अब आ जाए कि रिबटल क्या आया है। देखिए रिबटल जो है वो कुछ सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ की तवस्सुत से उनका ये कहना है कि जनरल फैज़ ने कहा कि मैं तो नहीं था, बल्कि मैं तो उस वक्त था कोर कमांडर पेशावर। तो उसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ आ गया फजलुर रहमान साहब का कि एक्चुअली फैज़ हमीद का नाम मेरे मुंह से निकल गया, वो उनके बाद वाले थे। लेकिन अब मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं, जो जनरल रिटायर बाजवा साहब के बहुत करीब थे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में वज़ीर आला पंजाब के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार भी थे, और इस हवाले से मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ मलिक अहमद ख़ान साहब के हवाले से। वक्त आने पर वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। अभी ये है कि उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट फजलुर रहमान साहब ने दिया है वो गलत है। जनरल बाजवा मना कर रहे थे कि तहरीक-ए-एतमाद ना लाएं, तो फजलुर रहमान साहब उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर रहे थे और मना नहीं हो रहे थे। अब ये बिल्कुल 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुझे जनरल साहब ने कहा था, हम सबको कहा था, उनके कहने पे हमने ये कर दिया। अहमद खान ये कह रहे हैं कि नहीं, बल्कि उन्होंने मना किया था, उनके मना करने के बावजूद हमने ये कर दिया, और फजलुर रहमान साहब ने इसको लीड किया। फजलुर रहमान साहब पे एक इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह साहब ने भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमें जो फंसाया ना पिछली हुकूमत के अंदर, वो फजलुर रहमान साहब ने फंसाया, यानी हमारा कोई इरादा नहीं था वो हुकूमत लेने का, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने हमारे गले में वो हुकूमत डाली जो PDM की हुकूमत थी।
लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा बड़े शौक से शहबाज शरीफ साहब ने प्रोमोज बनवाए थे, राणा सनाउल्लाह साहब बड़े शौक से आके इक़्तिदार में बैठे थे और इन लोगों ने अवाम का जूस निकाल दिया। इस कदर इन्होंने महंगाई की, इस कदर पाकिस्तान के हालात ख़राब किए, इस कदर जुल्म और बर्बरियत की, उसकी इंतहा पाकिस्तान में कभी हमने इस कदर हमने जुल्म नहीं देखा था और इतनी महंगाई और मईशत की इतनी तबाही हमने कभी नहीं देखी थी जो PDM ने उन 16-18 महीनों के अंदर कर दी थी। अब एक और ख़बर है वाइट हाउस की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इसके ऊपर नोटिस सख्त लेना चाहिए और मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन धांधली हुई है। तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने इसका सख्त नोटिस लिया है। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी ने बयान में कहा है कि आलमी मुबस्सरीन इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने वोटों की गिनती और उसके अमल के ऊपर नज़र रखी हुई है। इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। जॉन कर्बी ने पाकिस्तानी इंतखाबात में वोटर्स को दबाव में लाने और मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिका इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहा है। अमरीकी महकमे खारजा एक से ज़ायद बार पाकिस्तानी आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात का पहले ही मुतालबा कर चुका है और बरतानिया भी ये मुतालबा कर चुका है, यूरोपीय यूनियन भी ये मुतालबा कर चुका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अमेरिका बारहा पाकिस्तान से मुतालबा कर चुका है धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से कि तहकीकात की जाएँ। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन और बरतानिया भी यही मुतालबात कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो दुनिया भर में पाकिस्तान के जो इंतखाबी अमल है उसके ऊपर, उसकी शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुका है। रियासत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि नहीं, यहाँ पे इंतखाबात जो हैं वो ठीक हुए हैं। अब एक खदशा ये है कि अगर आलमी सतह पे इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया जाता है या पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो ये एक और अजीब सूरत हाल होगी। लेकिन मुझे ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदलिया रफ्ता रफ्ता इंसाफ की तरफ बढ़ेगी और आहिस्ता आहिस्ता जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें उनकी सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी और एक इन हाउस बड़ी तब्दीली हम देखेंगे आने वाले महीनों में पाकिस्तान के अंदर। ये बिल्कुल मुमकिन है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अब वाइट हाउस के स्टेटमेंट के बाद इमरान खान साहब की अपीलों के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब के खिलाफ 3 बड़े मुकदमात के फैसले सुनाए गए थे। एक साइफर वाला, एक जो है वो तोशाखाना वाला और एक इद्दत वाला केस। इन तीनों में इमरान खान साहब को 30 साल से ज़ायद कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अब इन मुकदमात में मैंने आपको बताया था कि इसमें जिस अंदाज़ में ये ट्रायल चला है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ये फ़ैसले गलतियों से भरे पड़े हैं और शफाफ ट्रायल के जो तमाम तकाज़े होते हैं वो पूरे नहीं हुए। तो ये अपीलों के अंदर फारिग हो जाएंगे। अब बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने बानी चेयरमैन के हवाले से हाई कोर्ट इस्लामाबाद का जो है वहाँ पर अपीलें दायर कर दी गई हैं और लतीफ़ खोसा ने इमरान खान के तोशाखाना और दीगर जो केस हैं साइफर वाला और इद्दत वाला, उनमें अपीलें दायर करने की उन्होंने तस्दीक भी कर दी है और ये मुकदमात जो हैं वो आने वाले दिनों में सुने जाएंगे। और मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी ये मुकदमात बड़ी अदालतों के सामने जाएंगे तो वहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वो अगर दबाव में नहीं आए, और अदलिया के ऊपर तो हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में दबाव रहता है, अगर वो दबाव को झेल गए तो फिर इमरान खान साहब की ये सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी टारगेट अचीव हो गया जो इन सज़ाओं के पीछे था कि लोगों को मायूस किया जाए, लोग वोट डालने के लिए ना निकले, तो ये उल्टा ही काम हो गया। लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले कि इलेक्शन के 10 दिन बाद भी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके वोटों को इधर से उधर किया जाए। लोगों ने इतने वोट डाल दिए हैं कि अभी तक चीज़ें काबू नहीं आ रही। 2 बंदे और गायब हो गए नाज़रीन, उनकी भी मैं आपको खबर दे देता हूँ। एक तो ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर घुमन साहब, और ये नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं असलम घुमन साहब। इन्होंने पाक फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दी हैं, ग़ालिबन ये ISI में भी रहे हैं। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन साहब ने इलेक्शन जीता था और उनकी जीत का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। बकौल इनके करीबी लोगों के इनके ऊपर दबाव था कि ये IPP को ज्वाइन कर लें, तो इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। उसके बाद इनको अगवा कर लिया गया है। ये अब गायब हैं, इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि ये कहाँ चले गए हैं। अब 2 चीज़ें हैं, या तो ये बर्दाश्त करेंगे या फिर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर। एक और जो खबर है वो ये है कि अहमद रशीद भट्टी साहब, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। इन्होंने CSS किया था और यानी इनके ऊपर पहले टॉर्चर भी हुआ, इनके ऊपर बड़ी अजीब सूरत हाल का ये सामना करते रहे और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं। इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया था
और चंद साल उन्होंने नौकरी भी की थी CSS करने के बाद। लेकिन ये अपने नज़रियात के हाथों, क्योंकि बड़े नज़रियाती इंसान हैं और बड़े साफ़ इंसान हैं, तो इनको लगा कि मैं यहाँ पे रहकर इस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊँगा, मैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई काम करता हूँ। तो ये वो आदमी है जिसने अपनी नौकरी CSS वाली जो है उसको कुर्बान किया और पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासत में कदम रखा। अब इसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस शख्स के मुंह के ऊपर जिस तरह कपड़ा लपेट के इसको पेश किया गया, ये तो एक तौहीन आमेज़ सलूक है। लेकिन अब मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीद है कि मियाँ अली अशफाक वो इनका केस लड़ेंगे, क्योंकि मियाँ अली अशफाक की बचपन की दोस्ती भी है भट्टी साहब से, और ये भट्टी साहब मैं जानता हूँ बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं 2 दिन पहले इनके भाई के साथ मौजूद भी था और बातचीत हो रही थी कि बड़ी मुश्किलों से नतीजा हासिल किया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीता है नवाज शरीफ के घर से। यानी रायविंड जो है, नवाज शरीफ का जो घर है, फार्म हाउस है, उसके चारों तरफ से इन्होंने वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है और नवाज शरीफ साहब को उनके घर के अंदर घुस कर इस शख्स ने शिकस्त दी है। अब उसका ये गुस्सा है कि जब इनको पकड़ा गया तो उसके बाद इनके सर के ऊपर, इनके मुंह के ऊपर कपड़ा चढ़ा कर इनको पुलिस घसीट कर लेकर जा रही है। ये मनाजिर आपके सामने हैं। ये बहुत अफसोसनाक है। ऐसे जो इज़्ज़तदार लोग हैं और जो बेहतर लोग हैं, उन लोगों के साथ बेहतर सलूक होना चाहिए। अगर किसी ने गैर कानूनी या गैर आइनी हरकत की है तो कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून से हट के कोई भी चीज़ होगी वो हमें पीछे धकेल देगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे उसमें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।